Hello, dear student. Welcome back to my online class. As today's topic of my lecture would be the continuation of my previous lecture, that was comparative study of the major philosophy. Due to lack of time, I couldn't complete all the educational aspect. So, I am covering the rest of the educational aspect in this very lecture. In the previous lecture, I had covered the educational aspect, which were the exponent. I had covered the exponent of the major philosophies like idealism, realism, naturalism, and pragmatism. As well as in the previous lecture, I had covered the fundamental principles of the major philosophies like idealism, realism, naturalism, and pragmatism. Apart from that, I had also covered the educational principles of the four major philosophies. So, coming back to the rest of the educational aspect, today I am going to explain you the I'll start with aims of education. So, coming back to the slide mode, I'll start with the aims of education, in which I will explain that what were the aims of education. एजुकेशन के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, बट इस लेक्चर में हम लोग दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे कि चूँकि अब हम लोगों को एजुकेशनल एस्पेक्ट ही देखना है, तो इसके तहत दोबारा से एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेंगे कि एम्स ऑफ एजुकेशन आइडियलिज्म के थ्रू क्या है, रियलिज्म के एस्पेक्ट में क्या होगा, नेचुरलिज्म के एस्पेक्ट में क्या होगा, और साथ ही साथ प्रैग्मेटिज्म के एस्पेक्ट में क्या एम्स ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आइडियलिज्म जो है वो स्पिरिचुअलिस्टिक फिलॉसफी है, तो यहाँ पे जो शिक्षा के उद्देश्य होंगे वो भी स्पिरिचुअलिस्टिक ही होंगे, क्योंकि एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी में जो पहला एम उन्होंने बताया वो आत्म अभिव्यक्ति की बात, मतलब उन्होंने कहा सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति के द्वारा उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की बात बताई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया था आइडियलिज्म में। अब दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा शिक्षा की व्यवस्था हमें इस प्रकार करनी चाहिए, चूँकि आत्म अनुभूति के लिए स्पिरिचुअलिज्म की ज़रूरत है, तो स्पिरिचुअलिज्म तभी आ पाएगा जब हम शिक्षा में इस प्रकार से उद्देश्य रखेंगे कि छात्र का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की बात कही। सत्यम शिवम सुंदरम को अचीव करने के लिए शिक्षा के उद्देश्य ऐसे बनाए जाएं जिसके थ्रू ये सारे वैल्यूज़ जो छात्र है उसको मिल सके। फिर उन्होंने कहा कन्वर्जन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन। यहाँ पे एक थोड़ा टाइपो एरर दिख रहा है। कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की बात एम्स ऑफ एजुकेशन के तहत आइडियलिज्म में बताई गई है। फिर कन्वर्जन ऑफ इनबॉर्न नेचर इनटू स्पिरिचुअल नेचर, जो हमारी इनिएट पावर्स हैं, जो हमारी इनिएट टेंडेंसी हैं, उनको हमको इस तरीके से हमें शिक्षा के उद्देश्य बनाने होंगे जिसके तहत हम हमारे जो इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ हैं, इनबॉर्न नेचर है, उसको हम स्पिरिचुअल नेचर में बदल सकें। तो इस तरह के शिक्षा के उद्देश्यों की बात कहेगी। साथ ही साथ जो बालक होगा उसको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो होली लाइफ के लिए तैयार हो, मतलब बचपन से ही बालक के अंदर ऐसी सीख दी जाए कि वो उसकी
जो डेवलपमेंट हो वो स्पिरिचुअल हो, साथ ही साथ उसको ये पता हो कि अंतिम सत्य, जो अंतिम रियलिटी होगी, वो ईश्वर प्राप्ति होगी। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी की बात कही। तो शिक्षा के उद्देश्य इस तरीके से हम लोगों ने देखा, आदर्शवाद में 7 शिक्षा के उद्देश्य दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला सेल्फ रियलाइजेशन, फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, इसके अलावा कन्वर्जन या कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इसके अलावा conversion of inborn nature into spiritual nature. Sixth is preparation for holy life, development of intelligence and rationality ही शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने बताया। तो ये सारे उद्देश्य जो हो गए वो शिक्षा के आदर्शवादी उद्देश्य हो गए। अब रियलिस्टिक उद्देश्य के तहत हम लोग देखेंगे कि रियलिज्म में किस तरीके से शिक्षा के उद्देश्यों की बात कही। रियलिज्म ये कहता है कि बालक को हमको रियल लाइफ के लिए तैयार करना होगा। तो रियल लाइफ किस प्रकार हो? रियल लाइफ जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए, जो कि मतलब शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो इस प्रकार बनाए जाए कि वो जो भी पढ़ाई करे वो आगे जीवन में उसके काम आ पाए। मतलब रियलिज़म जो है वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड की फ़िलॉसफी है, जिसमें वो बात करता है फिज़िकल एंड मेंटल पावर्स ऑफ चाइल्ड की, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल, मानसिक जो शक्तियां हैं उनके विकास की बात रियलिज़म करता है। फिर प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर हैप्पी लाइफ, उन्होंने कहा कि बालक को इस तरह शिक्षित करना चाहिए जिससे कि उसको आगे जीवन में खुशी मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात कही। मतलब क्योंकि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। रियलिस्टिक्स जो है वो कहते हैं कि जो ज्ञान का द्वार है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उन ज्ञानेंद्रियों का विकास बहुत ज़रूरी है, उन ज्ञानेंद्रियों की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार रखें जिसके द्वारा हम ज्ञानेंद्रियों की ट्रेनिंग छात्र की कर सकें। साथ ही साथ एक्वेंटिंग द चाइल्ड विद नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट, जो सामाजिक वातावरण है उससे पूरी तरीके से बालक को अवगत कराना है। बालक को इस प्रकार बनाना होगा जिसके तहत वो समाज में जो चल रहा है उसको वो जान पाए। और साथ ही साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने की बात अगर रियलिज़म कहता है, तो खुशहाल ज़िंदगी हमें कैसे मिल सकती है? खुशहाल ज़िंदगी हमें इसी प्रकार मिल पाएगी जब हमें भौतिक सारे सुख मिल पाएँ। वो चूँकि वो रियलिस्टिक जो फ़िलासफ़र्स हैं वो दो जगत की बात नहीं करते हैं, सिंगल जगत की बात करते हैं। तो सिंगल जगत उन्होंने बताया भौतिक जगत होना चाहिए, और भौतिक जगत में जितने भी भौतिक सुख हैं उसकी प्राप्ति जो है वो हम वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा दे सकते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य रियलिज़म के अनुसार जो हैं वो बेसिकली हैं प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ, दूसरा डेवलपिंग द फिज़िकल एंड मेंटल पावर्स ऑफ द चाइल्ड, और डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग द सेंसेस, acquainting the child with nature and social environment. And the last aim of education would be imparting vocational education. So we have seen here the two philosophies, the aims of the two philosophies, that is आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी का हमने शिक्षा के उद्देश्य देखे, और दूसरा हम लोगों ने रियलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी के देखे। अब थर्ड आपकी फ़िलॉसफ़ी आती है नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी। नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी के तहत जो शिक्षा के उद्देश्य बनाए जाएंगे वो नेचर के अनुसार बनाए जाएंगे, क्योंकि
प्रकृतिवाद क्या कहता है कि जो सारी चीज़ें हैं वो प्रकृति पे निर्भर करती हैं। टू परफेक्ट द ह्यूमन मशीन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब अलग अलग जो मैंने सिंगल लेक्चर नेचुरलिज्म का जब हमने लिया था तो हमने बताया था अलग अलग फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म, जिसमें जो शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार बनाए जाएंगे जिसके तहत हर बालक को एक परफेक्ट ह्यूमन मशीन के रूप में देखा जाए, साथ ही साथ अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। वो केवल प्रेजेंट को की खुशहाली की बात नेचुरलिज्म नहीं कहता है। नेचुरलिज्म ये कहता है कि शिक्षा के उद्देश्य इस तरह बनाए जाएं कि जो हमारा प्रेजेंट है वो तो अच्छा रहे ही रहे, साथ ही साथ फ्यूचर भी अच्छा। तो इस तरीके से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया गया। नेचुरलिज्म ये कहता है कि हमको बालक को इस रूप में तैयार करना होगा कि जो भी परेशानी उसके सामने आती है उसके स्ट्रगल के लिए तैयार रहे, क्योंकि डार्विन की थ्योरी पे आधारित है नेचुरलिज्म। और डार्विन की थ्योरी यही कहती है कि वो जो व्यक्ति कमज़ोर है वो नहीं स्ट्रगल कर पाएगा। थर्ड एम ऑफ नेचुरलिज्म, एजुकेशनल एम ऑफ नेचुरलिज्म, दैट इज़ preparation for the struggle for existence. As this theory was given by Darwin, who was also one of the naturalists, who told that only those person will exist, or those organism on the planet will exist who will struggle, means जो व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, वही एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की भी थ्योरी दी थी कि जो मजबूत होगा वही सर्वाइव करेगा। तो इसी थ्योरी को आधार मानकर नेचुरलिज्म में ये बताया गया कि हमें शिक्षा के जो उद्देश्य बनाने होंगे वो इस प्रकार से बनाने होंगे कि हर बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाए जिससे कि वो जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उनको वो आसानी से उसको स्ट्रगल करे, उन परेशानियों को निपटे और उससे आगे बढ़े, जिससे कि वो जीवन में आसानी से चल सके और उसका एग्जिस्टेंस बरकरार रहे। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही नेचुरलिस्ट ने कि ऐसा एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जिसके तहत हर बालक जो है वो वातावरण से अनुकूलन कर सके। मतलब द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी लाइक दैट एवरी स्टूडेंट शुड अडैप्ट टू हिज और हर ओन एनवायरनमेंट। देन दे गेव वन मोर एम, that was the aim of natural development। जो विकास की बात उन्होंने बताई कि बालक का विकास किस प्रकार हो, शिक्षा में इस प्रकार उद्देश्य बनाए जाए कि बालक को बिल्कुल प्राकृतिक और स्वतः उसका विकास हो, किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती ना हो। इस तरह के विकास की बात नेचुरलिज्म में बताई गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए जिसमें प्राकृतिक और स्वतः या नेचुरल या ऑटोनॉमस डेवलपमेंट हो, ऐसा एम ऑफ एजुकेशन नेचुरलिज्म में बताया गया। अब हमारी जो फोर्थ फिलॉसफी है जो कि प्रैग्मेटिज्म कहलाती है, उस प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी में ये कहा गया कि उद्देश्य जो हैं वो कैसे होने चाहिए। जो प्रयोजनवादी थे उन्होंने माना कि शिक्षा के जो उद्देश्य होंगे वो किसी प्रकार से ऐसे नहीं होंगे जो पहले से प्री डिटर्मिन्ड हो। एम्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट प्री डिटर्मिन्ड, क्योंकि एजुकेशनल एम जो हैं वो बदलते रहते हैं समय, काल और देश के अनुसार। जैसे जैसे समय बदलता रहेगा, जैसे जैसे प्लेस बदलता रहेगा, शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो बदलते रहेंगे। इसलिए प्रयोजनवादियों ने कहा कि हम पहले से किसी भी एजुकेशनल एम
को नहीं डिटर्मिन कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि और प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज़ भी हम नहीं दे सकते हैं कि उनके आधार पे शिक्षा के उद्देश्य बनाए जाएं। हमेशा जो वैल्यूज़ होंगी वो समय के अनुसार बदलती रहेंगी, इसलिए उन्होंने क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यू की बात कही। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन प्रयोजनवादियों ने बताया कि सोशल एडजस्टमेंट एंड हारमोनियस डेवलपमेंट, ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था प्रैग्मेटिज्म में, जिसके तहत उन्होंने सोशल एडजस्टमेंट और हारमोनियस डेवलपमेंट की बात कही। इस तरीके से हमने जब शिक्षा के उद्देश्य देखे तो शिक्षा के उद्देश्य में हम लोगों ने पाया कि आइडियलिज्म में सेल्फ रियलाइजेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की बात कही गई है। लेकिन उसके जस्ट उल्टा रियलिज्म में बताया गया कि बालक को रियल लाइफ के लिए तैयार करना है। यहाँ आइडियलिज्म में होली लाइफ के लिए तैयार करने की बात बताई गई, और रियलिस्टिक या यथार्थवादी शिक्षा में जो शिक्षा के उद्देश्य होंगे उसमें बताया गया कि हर बालक को जो उसकी जो रियल जो यथार्थ जो है उसके तहत उसको चलना होगा, उसके तहत उसको जीवन व्यतीत करना होगा। तो तरीके से रियल लाइफ के लिए यथार्थवादियों ने बालक को तैयार करने की बात कही। उनके शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार से बताए। तो इस तरीके से हमने शिक्षा के उद्देश्य देखे, जिसमें हर फिलॉसफी में जैसे आइडियलिज्म में अलग बात बताई गई, रियलिज्म में साइंटिफिक एटीट्यूड, रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, साथ ही साथ नेचुरलिज्म जो है वो बिल्कुल आदर्शवाद की उल्टी फिलॉसफी है, या हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद के विरोध में ये फिलॉसफी आई, ये विचारधारा आई, क्योंकि आदर्शवाद में बहुत ट्रेडिशनल टीचिंग थी, और इसी को इसका विरोध जताते हुए रूसो ने कहा कि नहीं, हमें सबसे पहले बालक के इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता, उसकी रुचियों का ध्यान देना होगा, और उसके अनुसार हमें शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करना होगा। तो इस तरीके से हमने शिक्षा के सारे उद्देश्यों को देखा, जिसमें रियलिज्म में यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य बताए गए, और नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद में प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य दिए गए, जिसमें फ्रीडम की बात कही गई, जिसमें साइकोलॉजी की बात कही, पहली बार साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें ऑटोनॉमस और नेचुरल डेवलपमेंट की बात कही गई। साथ ही साथ प्रैग्मेटिज्म जो कि न्यूएस्ट फिलॉसफी है, जो कि अमेरिका की जो ये देन है, इसमें पुरानी फिलॉसफी उसमें बिल्कुल अलग उन्होंने बताया कि किसी तरह का कोई प्री डिटर्मिन्ड एजुकेशनल एम नहीं होगा, और जो वैल्यूज़ होंगी वो समय देश काल के अनुसार बदलती रहेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रैग्मेटिज्म में जो बताया गया वो था सोशल एडजस्टमेंट या हारमोनियस डेवलपमेंट की बात कही। तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी के दौरान आप लोगों ने आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के सारे शिक्षा के उद्देश्यों को दोबारा से समझ लिया होगा, क्योंकि बीएड में सारी फिलॉसफीज़ बिल्कुल एक जैसी लगती है, बार बार ऐसा लगता है कि सभी में एक जैसी ही बात कही जा रही है। इसीलिए हमने जब लेक्चर आपका लिया हर स्कूल ऑफ फिलॉसफी का, तो एक सिंगल लेक्चर लिया। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा कि अगर और एक्सप्लेन बच्चों को करना है तो हमें एक कंपैरेटिव स्टडी स्टूडेंट के सामने रखनी होगी, जिससे उनके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। जब हम एक साथ सारी चीज़ों, सारे स्कूल ऑफ फिलॉसफी को रखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि किस फिलॉसफी में क्या समानता है और किस में असमानता है, तो इससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको एम्स ऑफ एजुकेशन जो हमारी 4 फिलॉसफी है, जो 4 मेजर फिलॉसफी है, वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे करिकुलम की।
अब करिकुलम जो है वो भी हम इन चारों फिलॉसफीज़ को देखते हुए हम कंपेयर करेंगे, जैसे आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी में या आइडियलिज़म में या आदर्शवाद में शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होगा, इसी तरह रियलिज़म में शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होगा, नेचुरलिज़म में किस तरह का करिकुलम होना चाहिए जो उनकी विचारधारा है, साथ ही साथ प्रैग्मेटिज़म में कैसी विचारधारा होनी चाहिए, कैसी करिकुलम होना चाहिए। बात करते हैं आइडियलिज्म के करिकुलम की। आइडियलिस्टिक करिकुलम इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियल्स एंड इटर्नल वैल्यूज। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं आइडियलिज्म के, उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम बनाने की बात कही गई और आदर्शवादियों ने माना कि पाठ्यक्रम में हम उन्हीं विषयों को रखेंगे जिसके तहत बालक में वो सारे आइडियल एंड इटर्नल वैल्यूज़ हम डेवलप कर सकें, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस जैसे इटर्नल वैल्यूज़ को हम डेवलप कर सकें। साथ ही साथ ऐसे आइडियल्स जिसमें मोरालिटी हो, इस तरह की बातें हम सब्जेक्ट के रूप में पाठ्यक्रम में रखेंगे, जिसके तहत बच्चे को ये सारे एजुकेशनल एम रियलाइज़ हो सकेंगे। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स जो एम्फेसाइज किए गए, ऐसे ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट को रखने की बात कही गई आइडियलिस्टिक करिकुलम में, जिसके तहत बताया गया कि जो सब्जेक्ट्स रहेंगे करिकुलम में वो सबसे पहले कौन होंगे, रिलीजियस टीचिंग, जो धार्मिक शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी जो है वो किस पे ज़्यादा जोर देती है, आध्यात्मिकता पे जोर देती है, स्पिरिचुअलिटी पे जोर देती है। तो स्पिरिचुअलिटी की जो शुरुआत मानी जाती है वो धार्मिक शिक्षा के द्वारा मानी जाती है। इसके अलावा स्पिरिचुअल स्टडीज़, आध्यात्मिक अध्ययन की भी बात आदर्शवादी करिकुलम में दिखाई देता है। इसके तहत जो और सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ने के लिए कहा वो था एथिक्स, लैंग्वेजेस, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट आदर्शवादी शिक्षा में रखे गए, उनके पाठ्यक्रम में रखे गए। अब हम लोग कंपेयर करते हैं यथार्थवादी शिक्षा में करिकुलम किस प्रकार का होगा, क्योंकि यथार्थवादी शिक्षा का जो उद्देश्य था उसको अगर हम ध्यान करेंगे तो उन्होंने कहा कि बच्चे को हमको इस तरह से प्रिपेयर करना है जिससे कि वो रियल लाइफ के लिए तैयार हो जाए। तो रियल लाइफ के प्रिपरेशन के लिए उसी तरह के पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होंगे, तभी वो रियल लाइफ के लिए तैयार होगा। दूसरे शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने एक और बताया था, साइंटिफिक एटीट्यूड। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हम परसीव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, वही चीज़ सत्य है, वही यथार्थ है। तो इस तरह से भी सब्जेक्ट का चुनाव किया गया जिसमें सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन्स का मैक्सिमम प्रयोग हो, क्योंकि उनका मानना था, यथार्थवादी शिक्षा में ये लोगों उस विचारधारा के लोगों का ये मानना था कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। तो इस शिक्षा के तहत जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए, वो सब्जेक्ट्स जो थे वो यूटिलिटी भरे हों बालक के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। तो जो सब्जेक्ट होंगे वो कंसर्निंग ऐसे होंगे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के को पूरा करें, और ऐसे ही सब्जेक्ट्स को करिकुलम में रखा गया। जो मेन सब्जेक्ट थे यथार्थवादी शिक्षा के वो कौन कौन से थे, हमारे नेचुरल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस, हेल्थ साइंस, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक एटीट्यूड या एप्टीट्यूड डेवलप करने की बात कही, इसलिए साइंस के ये सारे सब्जेक्ट रखे गए। फिर इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट थे जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से यथार्थवादी शिक्षा का ये करिकुलम रहा।
अब नेचुरलिस्टिक करिकुलम में हम बात करेंगे कि नेचुरलिस्टिक करिकुलम इस प्रकार कंस्ट्रक्ट किया गया जिसके तहत बेसिक इंस्टिंक्ट को हम डेवलप कर सकें। बालक का जो फंडामेंटल या बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो उसका एप्टीट्यूड है, कैसी उसकी टेंडेंसी है बच्चों की, उनको ध्यान, मतलब बेसिकली उनकी रुचि कैसी है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, उनकी क्षमता कैसी है, उनकी तत्परता कैसी है, इन सारी बातों, इन सारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए करिकुलम का निर्माण किया गया नेचुरलिज्म में, जिसमें साइंटिफिक सब्जेक्ट्स रखे गए और जो ऑक्यूपाई करते हैं मेन प्लेस। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं वो सबसे मेन प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स की प्लेस आती है नेचुरलिस्टिक करिकुलम में। और जो मेन सब्जेक्ट थे नेचुरलिस्टिक करिकुलम में वो थे हमारे बेसिकली करिकुलम में गेम्स रखा गया, स्पोर्ट्स रखा गया, साथ ही साथ फिज़िकल साइंसेस को चुना गया, हेल्थ, कल्चरल और साइंस के सारे सब्जेक्ट रखे गए, बायोलॉजिकल साइंस एट्सेट्रा, ये सारी सब्जेक्ट्स नेचुरलिस्टिक करिकुलम में मेन रूप में रखे गए। अब बात हम करेंगे आपकी प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम का। प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम के तहत जो चीज़ें आती हैं, जो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो बेसिकली किसको ध्यान में, किस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बताया गया। पिछले लेक्चर में जब हमने प्रैग्मेटिज्म बताया था तो उसमें हमने बताया था कि प्रैग्मेटिस्ट ने जो करिकुलम बनाया उसके कुछ सिद्धांत बनाए। तो मुख्य सिद्धांत ये था कि ऐसे सब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे जो बालक के लिए यूटिलिटी भरा हो, मतलब बेकार के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट बालक के आगे के जीवन में काम आएगा उन्हीं सब्जेक्ट को करिकुलम में रखेंगे। तो सोशल सब्जेक्ट्स को मेन वरीयता दी गई प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम में, और वो सब्जेक्ट्स थे, प्रैग्मेटिस्ट जो सब्जेक्ट थे वो थे हेल्थ एंड हाइजीन और साइंस के सब्जेक्ट, साथ ही साथ फिज़िकल, कल्चरल, साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा होम साइंस और साइंस के सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस दी गई, एग्रीकल्चर को भी शामिल किया गया था प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम में, क्योंकि ये दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी है इसका शामिल होना। तो हम लोगों ने करिकुलम के माध्यम से चारों फिलॉसफीज़, जो कि आइडियलिज़म, आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म और प्रैग्मेटिज़म के तहत हमने पाठ्यक्रम में किन सब्जेक्ट्स को हम रखेंगे उस पे हम लोगों ने बातें की। अब नेक्स्ट जो आता है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग के तहत आइडियलिज़म में ये बताया गया, सबसे पहले चूँकि इस पीपीटी में सबसे पहले आइडियलिज़म आ रहा है तो सबसे पहले हम आइडियलिज़म की ही बात करेंगे। तो आइडियलिज़म में जो मेथड ऑफ टीचिंग, उनके शिक्षा के उद्देश्यों और उनके पाठ्यक्रम के अनुसार जो शिक्षण विधि बताई गई, इस विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा के लोगों ने, उन्होंने बताया कि हम ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। आइडियलिज्म हैव नॉट एडॉप्टेड एनी स्पेसिफिक डेफिनिट मेथड ऑफ टीचिंग। कोई एक स्पेसिफिक डेफिनिट मेथड ऑफ टीचिंग आइडियलिज्म में नहीं बताई गई। उन्होंने बहुत से मेथड के बारे में बताया। उनको लगता था कि जो जिस ऐसे मेथड्स को हम इन्वॉल्व करेंगे जिससे कि शिक्षा के वो सारे एस्पेक्ट्स को हम पूरा कर सकें, मतलब जो उनके एजुकेशनल एम है उनको पूरा करने के लिए बेसिकली ओरल विधि का ही ज़्यादा उस समय व्याप्त था, क्योंकि जो आइडियलिस्टिक टीचिंग थी, आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी है, वो ट्रेडिशनल टीचिंग प्रमोट करती है। तो ट्रेडिशनल टीचिंग के तहत
आइडियलिस्ट प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें क्वेश्चन आंसर मेथड या ओरल मेथड के तहत लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, साथ ही साथ डायलॉग मेथड, डिस्कशन मेथड, आर्गुमेंटेशन, इंट्रोस्पेक्शन की भी बात कही, खुद से समझने की बात कही, और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी या बुक स्टडी, बुकिश लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, किताबी ज्ञान पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था आदर्शवादी शिक्षा में। तो जो मुख्य शिक्षा के शिक्षण की विधियां थी वो बेसिकली ओरल थी उस टाइम पे, और जिसमें लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता था, क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता था, इसके अलावा वाद विवाद के तहत पढ़ाया जाता था, साथ ही साथ ऐसी विधियां थी जिसके तहत बच्चे जो है वो किसी बात को मतलब जो टीचर थे वो कोई आर्गुमेंटेशन के तहत, लॉजिक के तहत अपनी बातें रखते थे। तो ये सारे मेथड्स जो थे वो आदर्शवादी शिक्षा के थे। अब हम लोग आएंगे रियलिज्म में। रियलिज्म में मेथड्स ऑफ टीचिंग किस प्रकार होगी। रियलिज्म जो था वो बेसिकली एम्फेसाइज करता था साइंटिफिक एप्टीट्यूड के लिए। तो साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए हमें जो मेथड ऑफ टीचिंग जो हमें चुननी होगी वो भी इसी तरह की चुननी होगी जिसमें हम मैक्सिमम बच्चों के अंदर ये वैज्ञानिक गुणों का विकास कर सकें। तो रियलिस्ट जो थे वो एम्फेसाइजेस ऑन द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें सेल्फ एक्सपीरियंस से पढ़ने की बात कही, रिसर्च से पढ़ने की बात कही, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट मेथड, यूरिस्टिक मेथड और कोरिलेशन मेथड। क्योंकि रियलिज्म में भी लर्निंग बाय डूइंग की बात कही गई, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस की के थ्रू पढ़ने की बात कही गई। तो टीचिंग मेथड भी उसी तरीके से चुने गए जिसमें हम प्रयोगों के द्वारा पढ़ें, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पढ़ें, साथ ही साथ कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ें उसमें अनुभव से हम ज़्यादा सीखें, सेंसेस के अनुभव से हम ज़्यादा सीखें। तो इस तरह की मेथड ऑफ टीचिंग जो थी वो रियलिज्म में थी और जस्ट उसकी उल्टी आइडियलिज्म में। अब आती है आपकी नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी, जो प्रकृतिवादी विचारधारा थी वो चूंकि आदर्शवादी विचारधारा के विरोध में आई थी और आदर्शवाद में जो मेथड ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण विधियां थी वो बिल्कुल ट्रेडिशनल थी, वहाँ पे रटने पे जोर था, बुकिश नॉलेज पे जोर था, और यहाँ पे टोटल नेचुरलिज्म में कहा गया कि हम किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती बालक पर नहीं करेंगे और बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार पढ़ने के लिए कहा जाएगा। तो नेचुरलिस्ट जो जिस तरह की पढ़ने की बात कहते हैं, जिस तरह की टीचिंग की बात कहते हैं, वो बेसिकली लर्निंग बाय सेल्फ की बात करते हैं। बच्चा खुद से अपनी रुचि के अनुसार जैसा पढ़ेगा वही उसकी सबसे ज़्यादा उसी में उसका ग्रोथ होगा, उसका विकास जो होगा वो उसी स्वतः होता जाएगा, नेचुरलिस्टिक होता जाएगा। तो लर्निंग बाय सेल्फ, लर्निंग बाय प्ले वे, छोटे बच्चे खुद से खेल खेल में जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा उनको समझ में आएगा। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन मेथड और किंडरगार्टन मेथड, ये सारे मुख्य मेथड नेचुरलिस्टिक फ़िलासफ़ी में हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं प्रैग्मेटिस्ट फ़िलासफ़ी की। तो प्रैग्मेटिस्ट फ़िलासफ़ी के तहत हम देखेंगे जो मेन मेथड है, क्योंकि यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात कही गई थी, तो सोशल डेवलपमेंट के तहत जो मेथड ऑफ टीचिंग उन्होंने बताया वो बेसिकली पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड प्रैग्मेटिस्ट फ़िलासफ़ी में आता है कि जॉन डीवी के जो स्टूडेंट थे किलपैट्रिक, उन्होंने एक नए मेथड का इजाद किया, वो था प्रोजेक्ट मेथड। और प्रोजेक्ट मेथड वाइडली एक्सेप्टेड था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें ये जो प्रोजेक्ट मेथड जो दिया गया था वो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था, और वो भी एक प्रैग्मेटिस्ट
फिलोसोफर थे या प्रैग्मेटिस्ट विचारधारा के थे, और उन्होंने कहा कि हमें बच्चों के सामने इस प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू ही पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर सोशल डिसिप्लिन, साथ ही साथ बच्चा खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा और टीम वर्क में भी पढ़ सकेगा। तो इस तरीके से जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हम लोगों ने देखे, उन मेथड्स ऑफ टीचिंग के तहत हम लोगों ने आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म और प्रैग्मेटिज्म के सारे शिक्षण विधियों को देखा, उनको कंपेयर किया। और अब हम लोग बात करेंगे टीचर की। टीचर आइडियलिज़म में सुप्रीम है, उसका प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टीचर जो है वो मेन उसका जो जगह है एजुकेशन में वो सबसे मुख्य है, वही सुप्रीम है, वही रोल मॉडल है। छात्र जो है वो अपने टीचर को रोल मॉडल मानते हुए, टीचर को ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस देते हुए उनको मुख्य दर्जा देते हैं। और एक फ्रोबेल फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने टीचर की तुलना इस प्रकार की, जिसमें कहा कि टीचर एज अ गार्डनर knows the best as how to care and develop a child like a plant। मतलब टीचर को एक माली की संज्ञा दी, जिसमें जैसे माली को अपने पौधे के बारे में जानकारी होती है कि पौधे में कितना खाद डालना है, कितना पानी डालना है, जिससे कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके, उसी तरह उन्होंने टीचर की संज्ञा दी कि टीचर को भी ये पता होता है अपने हर स्टूडेंट के बारे में कि किस तरीके से उसको कितनी नॉलेज देनी है। तो टीचर का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में। अब रियलिज़म में टीचर का जो रोल है वो भी सुप्रीम है, जैसे आइडियलिज़म में, उसी तरह टीचर्स रोल इज सुप्रीम बिकॉज ही ब्रिंग्स द चाइल्ड इन टच विद द एक्सटर्नल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ भी टीचर जो है वो सेंटर में है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि रियलिस्टिक यथार्थवादी जो फिलोसफर्स हैं उनको लगता है कि बालक को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर ही एक गाइड फिलोसफर की तरह उसको राह दिखाएगा, जिससे कि वो रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सके। कीपिंग असाइड हिज ओन व्यूज़, द टीचर इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज टू द चाइल्ड इन एन ईजी एंड इफ़ेक्टिव वे। क्योंकि साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने की बात रियलिज़म में बताई गई है, तो टीचर ही वो ज़रिया है जिसकी तहत हम बालक के अंदर वो सारे साइंटिफिक नॉलेज को हम इनकलकेट कर सकते हैं इफ़ेक्टिव वे में। अब आती है बात नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफी में टीचर का क्या रोल होगा। टीचर का जो रोल होगा नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफी में वो सब्सिडरी होगा। चाइल्ड का पोजीशन जो है यहाँ पे सेंट्रल है। This education, naturalistic education, is a child-centered education, whereas idealistic and realistic education is a teacher-centered education. अब nature is the supreme teacher। यहाँ पे प्रकृति को ही मुख्य टीचर माना गया है, कोई अलग से कोई टीचर प्रेस्क्राइब नहीं है, बल्कि प्रकृति ही जो है, नेचर जो ही है, नेचर ही टीचर है। he is to set the stage for the child एंड उसको स्टेज के बिहाइंड रहना होगा, बिहाइंड द कर्टन रहना होगा टीचर को। तो इस तरीके से टीचर का रोल जो है वो नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफी में सब्सिडरी है और चाइल्ड का पोजीशन मेन है, क्योंकि नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफी जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। इसके बाद आता है प्रैग्मेटिस्ट फ़िलॉसफी में टीचर का रोल जो है वो एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड की तरह है। Teacher puts the child in such a position so that he learns to create new values for the future। यहाँ पे जो टीचर है वो ना ही सब्सिडरी उसका रोल है और ना ही मेन रोल है। टीचर का रोल जो है वो एक मध्यस्थ के रूप में है, मतलब
टीचर जो है वो एक कभी फ्रेंड की तरह बिहेव करेगा, कभी फिलोसफर की तरह बिहेव करेगा, और कभी कभी बच्चों का मार्गदर्शन भी करेगा, जिसमें वो इस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करेगा कि वो आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले फ्यूचर में वो नए वैल्यूज़ का समय के अनुसार निर्माण कर सके। अब इस तरीके से हम लोगों ने शिक्षक की भूमिका को इन चारों फिलॉसफीज़ में देखा। अब आता है आपका अनुशासन या डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के तहत आइडियलिज्म किस तरह के अनुशासन की बात करता है? वो एक आइडियलिज्म एडवोकेट डिसिप्लिन एट ऑल कॉस्ट। यहाँ पे अनुशासन का बहुत ज़ोर है। आदर्शवादी शिक्षा में हम अनुशासन पे बहुत ज़ोर दिया गया और फ्रीडम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड किया गया, बहुत ज़्यादा फ्रीडम देने की बात नहीं कही गई। और एक और अनुशासन की बात कही गई कि जो वो एम्फेसाइज करते थे इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन की। इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन होती है जो प्रभावात्मक अनुशासन होता है, मतलब हम प्रभाव के द्वारा जो अनुशासन, मतलब टीचर के प्रभाव के तहत, जो इम्प्रेशन के तहत, टीचर का जो इम्प्रेशन है और उसके तहत जो अनुशासन होगा वो मुख्य होगा। और रियलिज्म में किस तरह की अनुशासन की बात कही गई? इम्प्रेशनिस्टिक एंड इमेंसिपेटरी। इसमें दो तरह की अनुशासन की बात कही गई, पहला इम्प्रेशनिस्टिक और दूसरा इमेंसिपेटरी। मतलब पहला तो प्रभावात्मक और दूसरा जो है वो इनर डिसिप्लिन, जो अंदर से डिसिप्लिन हो, जो नेचुरली जो हम डिसिप्लिन हो, हमें किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह की अनुशासन की बात रियलिज्म में बताई गई। अब नेचुरलिज्म जो डिसिप्लिन क्या बात करता है, वो तो स्लोगन ही देता है फ्रीडम की। वो कहता है कि हम किसी तरह का बाह्य अनुशासन नहीं लगा सकते। नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफी में अगर आप जाएंगे तो किसी तरह का बाह्य अनुशासन नहीं दिखता है। इसमें बेसिकली जो स्लोगन है नेचुरलिज्म में वो फ्रीडम का स्लोगन दिया गया, और ये जो डॉक्ट्राइन सपोर्ट करती है वो इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन की बात करती है। वो एम्फेसाइज करती है कि हम बच्चे को किसी तरह का कोई फोर्सेबल या किसी तरह का हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देंगे। नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफी में एजुकेशन में किसी तरह के कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात नहीं बताई गई है। बच्चा जो है वो खुद से ही सीख जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कही गई। बच्चे को अगर हम कहेंगे कि ये बात नहीं करो तो उसके अंदर और क्यूरियोसिटी होगी उस बात को करने के लिए। इसलिए जब आग के पास जाने को बच्चे को मना किया जाता है तो बच्चा आग के पास ज़रूर जाता है, लेकिन नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि बच्चे को आग के पास जाने दीजिए, जब एक बार वो जल जाएगा तो दोबारा वो आग के पास नहीं जाएगा। तो वो कैसे डिसिप्लिन हुआ? डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। प्रकृति खुद से उसे इस तरीके से उसको बता देती है कि वो डिसिप्लिन हो जाता है। अब प्रैग्मेटिस्ट किस तरह के अनुशासन की बात करते हैं? प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी में जो अनुशासन बताया गया था वो सबसे पहले सोशल डिसिप्लिन की बात कही गई थी, सामाजिक अनुशासन, जिसमें टीम वर्क या समाज में रहते हुए कैसे हम लोगों को एक साथ रखते हुए हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एक सिटीजनशिप, एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाते हुए हम कैसे सोशल डिसिप्लिन का अनुपालन करेंगे, साथ ही साथ हम इनर डिसिप्लिन को भी देखेंगे। तो ये इस तरीके से अनुशासन को हम लोगों ने कंपेयर किया, और जिसके तहत आइडियलिज्म में बिल्कुल सख्त अनुशासन की बात कही गई, रियलिज्म में दोनों तरह के अनुशासन की बात कही गई। नेचुरलिज्म में चूँकि नारा ही स्लोगन जो नारा था वो स्वतंत्रता था, तो किसी तरह के बाह्य अनुशासन की बात नहीं कही गई। और प्रैग्मेटिज्म में सोशल और इम्पेसिविटरी डिसिप्लिन की बात कही गई। अब हम लोग स्कूल पे आते हैं। स्कूल पे जब हम आएंगे, आइडियलिज्म में जो स्कूल है उसका प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो विद्यालय का जो प्रभाव है वो बहुत
इम्पॉर्टेंट है आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में। और स्कूल इज़ एन आइडियल फॉर्म of pleasing and joyful activities for the children. So, school plays an important place in idealistic philosophy as well as in realistic philosophy. Realism, school is socially well planned institution. यहाँ भी विद्यालय के महत्व को, इम्पोर्टेंस को बताया गया। साथ ही साथ एक बात और कही गई, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल और सोशल दोनों तरह की डेवलपमेंट की बात कही जाती है, तो स्कूल को मिरर ऑफ सोसाइटी बताया गया। अब नेचुरलिज्म में स्कूल, चूँकि यहाँ पे स्कूल जो है वो पूरा नेचर ही स्कूल कहा गया। नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी में नेचर इज़ वास्ट, कैंपस इज़ द रियल स्कूल। हम प्रकृति ही हमारा स्कूल है, प्रकृति है हमारा विद्यालय है। और वो ऐसे विद्यालय की कल्पना करते हैं प्रकृतिवादी जो कि नेचुरल स्पॉन्टेनियस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें बालक कर सके, खुद से प्राकृतिक ढंग से खेल कूद सके, पेड़ों पर चढ़ सके, और किसी तरह का जोर ज़बरदस्ती, किसी तरह का बंधन ना हो। इस तरह की स्कूल की कल्पना, इस तरह की विद्यालय की कल्पना नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी करते हैं। अब बात करते हैं प्रैग्मेटिस्ट की, कि प्रैग्मेटिज्म में स्कूल किस तरह से होगा। यहाँ पे स्कूल को एक लेबोरेटरी के रूप में देखा गया। उन्होंने कहा कि स्कूल जो है वो एक लेबोरेटरी के रूप में है, जहाँ पे हर बालक जो है वो एक्सपेरिमेंट करेगा, और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो हर ट्रुथ को परखेगा, सत्य की कसौटी पे प्रयोगों के द्वारा स्कूल में वो परखेगा। तो इस तरीके से प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी में स्कूल को हमने एक लेबोरेटरी के रूप में देखा। साथ ही साथ स्कूल को एक सोसाइटी का मिनिएचर रूप भी दिया गया। स्कूल, विद्यालय जो है वो समाज का एक लघु रूप है। तो फिर दोबारा से हम लोगों ने चारों फिलॉसफी को समझा और विद्यालय के महत्व को आदर्शवाद में देखा, फिर यथार्थवाद में, रियलिज्म में देखा, साथ ही साथ प्रकृतिवाद में और प्रयोजनवाद में स्कूल की क्या इम्पोर्टेंस है, इन पे हम लोगों ने चर्चा की। अब इस तरीके से हम लोगों ने सारे आयामों को कवर किया, सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया। तो हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू चारों फिलॉसफीज़, मतलब कि आपकी आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म की जो मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, उसमें हमने एजुकेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनको देखा, और उसको हमने हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर किया, और उन एस्पेक्ट को कंपेयर करते हुए हमने दोबारा से हर एक कंसेप्ट को समझा। और मैं ऐसा उम्मीद करूँगी कि आप, और उम्मीद करूँगी या मैं करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।